राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर, एम्स रायपुर से। तो आज हमारी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है फीवर के बारे में। तो स्टेप वाइज गाइड फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट फीवर इन प्राइमरी केयर। ये वीडियो हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो इंटर्न्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि फीवर आजकल बहुत कॉमन हो गया, हर किसी में फीवर देखने को मिलता है। तो आपको रेदर देन पैरासीटामोल देने, मतलब सिम्टोमेटिक मैनेज करने के साथ साथ में आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि कि वो फीवर किस कारण से फीवर है, उसका क्या रूट कॉज है और कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है या कैसे उसको अप्रोच करना है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो निश्चित ही आप तैयार हो पाएंगे उस अप्रोच को जानने के लिए और उस अप्रोच को फॉलो करके मरीज को इलाज देने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको समझ में आ जाएगी कैसे अपन इसको डायग्नोसिस करके कैसे इसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में मैं खोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन के ऊपर हम आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट फीवर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट फीवर में सबसे पहले अपन देखते हैं एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फेवराइल इलनेस। इसको पिंक कलर से ले रहा हूं मैं। तो इसमें है ना, आपको क्या याद रखना है फीवर एक्यूट ऑनसेट है, मतलब एक आध दिन में ही हुआ है, 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मोर देन 2 डेज है और लास्ट हो रहा है अप टू 14 डेज, और विदाउट ऑर्गन और सिस्टम स्पेसिफिक साइंस एट द ऑनसेट। इस डेफिनेशन को याद रख लीजिए। आपको 5 से 10 नंबर का जो भी फाइनल ईयर का एग्जाम, जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन नाम से। तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन ये रहती है, वो आपको ये रखनी है, 38.3 डिग्री सेल्सियस से मोर देन 2 डेज लास्टिंग अप टू 14 डेज। अब इसमें के कॉजेज होते हैं आपके मलेरिया, डेंगू, एंटेरिक फीवर, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, क्रब टाइफस, ये सारे कारण होते हैं इसके। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, किसकी, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फेवराइल इलनेस में, AUFI। इसमें क्या क्या कारण होते हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गई, जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो गई, स्क्रब टाइफस हो गया। अब आते हैं हम दूसरा जो एक्यूट फीवर के क्लासिफिकेशन में, AFI, एक्यूट फेवराइल इलनेस। जी हाँ दोस्तों, एक्यूट फेवराइल इलनेस है। इसमें कॉजेज होते हैं आपके RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कफ डिस्पनिया होगा, UTI हो गए, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में डिस्यूरिया, हीमेचूरिया हो गया, IAIs हो गए, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग हो गई, जो इंट्रा एब्डोमिनल कॉजेज होते हैं, SSTI, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, इसमें आपको एब्सेस हो सकते हैं, सेलुलाइटिस हो सकता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन और वायरल फीवर, कोविड-19। ठीक है, इन सारे चीज़ों में भी आपको फीवर आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने को आती है, डिफाइंड एज फीवर 38.3 डिग्री सेल्सियस फॉर मोर देन 21 डेज दैट रिमेन्ड अनडायग्नोस्ड आफ्टर अ हॉस्पिटल वर्कअप। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐसा फीवर है जो 38.3 डिग्री सेल्सियस से होगा, इतना टेम्परेचर होगा, मोर देन 21 डेज रहेगा, दैट रिमेन्स अनडायग्नोस्ड। मतलब आपको समझ में ही नहीं आया, आप सारे डायग्नोसिस कर लेंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि फीवर है ही क्यों। तो इसके कॉजेज में आपको आता है, आप देखेंगे, मलिग्नेंसीज मतलब कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जो पेट की बड़ी आंत का कैंसर होता है वो, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ये इसमें आते हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज में आपको आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, क्रॉन्स डिसीज, सार्कोडोसिस, वस्कुलाइटिस सिंड्रोम। ये सारे कॉजेज हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के, जो आपको देखने हैं, याद रखने हैं। मैलिग्नेंसी याद रखनी है, और ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस, एरिथ्रोमेटोसिस, क्रॉन्स डिसीज, सार्कोडोसिस, वस्कुलाइटिस, ये सब आपको देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन से उसमें, मतलब किस सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा AUFI के ऊपर, AUFI के ऊपर रहेगा। तो अब हम आते हैं उसमें AUFI के ऊपर कि आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी इस लेक्चर की। तो इसमें आपको याद रखना है ये इवेल्युएशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ AUFI एंड असेसमेंट ऑफ डिसीज सीवियरिटी। आपको इवेल्युएट करना है कि कौन सी बीमारी में कितने सिम्टम आते हैं और क्या आते हैं। तो सबसे पहला उसमें हमारी बीमारी है मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, तो मलेरिया में आपको रखना है ऑनसेट क्या है। अगर मलेरिया की जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है,
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 14 डेज रहेगा, और वाइवेक्स है तो उसका 10 से 14 दिन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है आपका क्लिनिकल फीचर्स। मलेरिया जब भी आएगा, जब भी मलेरिया के जैसे फीवर आएगा तो उसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, मतलब कंटिन्यूस फीवर नहीं रहेगा, इंटरमिटेंट फीवर रहेगा। आपको शब्द पे फोकस करना है इंटरमिटेंट पे, कि इंटरमिटेंट फीवर रहेगा। और इसमें आपको याद रखना है शेकिंग, चिल्स आएंगे, पैरोक्सिज्म ऑफ फीवर होगा, एंड स्वेट्स एंड अकरिंग एवरी 48 to 78 आवर्स डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज। मतलब आपको इसमें ठंड दे के बुखार आएगा, पसीना भी आएगा हर 48 से 72 घंटे में, और डिपेंड करेगा कि वो सीवियर मतलब स्पीसीज कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। अब मैनिफेस्टेशन देखेंगे सीवियर मलेरिया के क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो सेरिब्रल मलेरिया होगा, सीवियर एनीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, आपकी किडनी भी उसमें फेल हो सकती है, ठीक है। तो ARDS ऑन शॉक, तो आपको याद रखना है ये कि सेरिब्रल मलेरिया हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, ये सब आपको उसमें देखना है। तो ये हो गया आपका मलेरिया। तो मलेरिया में आपको याद रखना है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं डेंगू पर। तो डेंगू पर आपको ऑनसेट याद रखना है कि इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज होगा, विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, कंटिन्यूस फीवर होगा। मलेरिया और डेंगू में अंतर क्या है, वो इंटरमिटेंट फीवर होगा, और डेंगू में क्या होता है, कंटिन्यूस फीवर हो जाएगा, ठीक है, और 4 to 7 डेज तक रहेगा। अब इसमें क्लासिफिकेशन होता है क्लिनिकल फीचर्स का, ठीक है। तो डेंगू फीवर सबसे पहला जो है, डेंगू फीवर में हमारा सबसे जो होगा उसमें हेडेक होगा, आपका सर दुखेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, आपकी आंखों की चारों तरफ पेन होगा, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, आर्थल्जिया और रैश भी आएंगे। तो सीवियरिटी देख रहे हैं हम डेंगू की कैसे कैसे होगी। तो डेंगू फीवर में आपको ये सिम्टम्स रहेंगे। दूसरा हमारा है डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगर आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, मतलब प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाएंगी। म्यूकोसल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड्स एंड राइज इन हेमाटोक्रिट। अब आप समझिए कि जैसे ही आपकी प्लेटलेट्स कम होंगी, आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको म्यूकोसल मतलब जो मुंह है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड्स काफ़ी होंगे। उसके बाद में तीसरा इसका वो रहता है, मतलब पहले डेंगू फीवर होगा, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होगा, आपकी पल्स जो है वो वीक रहेगी और हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही लास्ट में आपको रहेगा एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम। उसमें आपको एंसेफेलाइटिस, मतलब आपका पेशेंट जो होगा मतलब कोमा में भी जा सकता है, इसमें मायोकार्डाइटिस होता है, हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर, ARDS एंड हीमोफेगोसाइटोसिस। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज द, आप स्लाइड को इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ऐसे जैसे मलेरिया है आप इसका भी ले सकते हैं कि क्या मलेरिया का ऑनसेट है, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या मैनिफेस्टेशन है। इसी तरीके से आप डेंगू का ले सकते हैं कि क्या इसका ऑनसेट है, क्या क्लिनिकल फीचर है, और क्या क्या इसमें है। जैसे डेंगू फीवर है उसमें आपको हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, आर्थल्जिया, रैश होगा। डेंगू हेमरेजिक फीवर में आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, म्यूकोसल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड्स एंड राइज इन हेमाटोक्रिट होगा ही होगा। डेंगू शॉक में आपको वीक पल्स, हाइपोटेंशन। तो जब भी आप ये जो बज वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ेंगे तो आपको उसमें MCQ टिक करने में बहुत आसानी रहेगी। तो अब नेक्स्ट है हमारा एंटेरिक फीवर। ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रहा हूँ मैं AUFI की, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फेब्राइल इलनेस का। अब हम आते हैं एंटेरिक फीवर पे, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर में जब हम ऑनसेट देखेंगे उनका, तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका होता है 1 to 14 डेज, ठीक है, 1 to 14 डेज होता है। अब उसमें हम आते हैं किस पे, क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर फर्स्ट वीक में हमको क्या रहेंगे, सेकंड वीक में हमको क्या रहेंगे, थर्ड वीक में हमको क्या रहेंगे। जब भी हमको क्वेश्चन आता है तो हमको ये मेंशन करना ही है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक में क्या होंगे। तो फर्स्ट वीक में आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फीवर होगा, मोती जरा जिसको बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं, एंटेरिक फीवर जो बोलते हैं, फीवर, हेडेक एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जो हमारा टाइफाइड का वीडियो आप उसको भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, डॉक्टर वीर गुर्जर एम्स पे। तो फीवर, हेडेक एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें फीवर के साथ में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, तो उसमें आपको टाइफाइड मेंशन करना है। सेकंड वीक में आपको क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली होगी एंड एंसेफेलोपैथी होगी। थर्ड वीक में आपको इंटेस्टिनल ब्लीड्स चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन पेट में बहुत हो जाएगा, वो आपको परफोरेशन भी कर सकता है, मॉट्स भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको आपके एंटेरिक फीवर जैसे टाइफाइड में आपको याद रखनी है। ऑनसेट क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक में क्या होंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। अब उसके बाद हम आते हैं चिकनगुनिया। जी हाँ दोस्तों, चिकनगुनिया पे हम आते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है इसका आपको क्वेश्चन इसमें पूछी जाते हैं, ऑनसेट क्या है, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं चिकनगुनिया के। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑनसेट। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 12 दिन तक रहेगा।
क्लिनिकल फीचर्स में इसको एक्यूट ऑनसेट ऑफ मॉडरेट टू हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर, इस पर फोकस करना है, हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर। तो डेंगू में भी कंटिन्यूस फीवर था, चिकनगुनिया में भी कंटिन्यूस फीवर है, ठीक है। इसमें रैश होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा और मसल में भी दर्द होगा, आंखें लाल होंगी, ठीक है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस चिकनगुनिया के आपको क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिकम्पनसेशन, मायोकार्डाइटिस मतलब दिल में उसका वो, एक्यूट हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर, हीमरेज हो सकते हैं, मेनिंगोएन्सेफलाइटिस हो सकती है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है। तो ये सारे चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशन याद रखने, आपको मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे फोकस करना। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एक्यूट फेब्राइल इलनेस पे, तो आपको डीडी पूछे जाएंगे उसके। तो हमने 4 डीडी देख लिया, 5वां डीडी है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट से काफ़ी पूछा जाता है, वो है लेप्टोस्पायरोसिस। जी हाँ दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस है। इसका भी आपको ऑनसेट देखना है, एनेक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस और एक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस, ये पूछते हैं, इसमें भी डिफरेंस पूछते हैं दोनों में। तो हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 26 डे होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, वो याद रखना है एक्यूट ऑनसेट ऑफ मॉडरेट टू हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर। मॉडरेट से लेकर हाई ग्रेड का इसमें कंटिन्यूस फीवर रहेगा ही रहेगा। एनेक्टेरिक में क्या होगा, 2 तरह की लेप्टोस्पायरोसिस होती है। एनेक्टेरिक में क्या होगा, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, हेडेक एंड माइल्जिया। मतलब जो ऑनसेट ऑफ फीवर है ना, वो बहुत ही एब्रप्ट होगा और ठंड लग के हेडेक होके हाथ पैरों में दर्द होगा। इसमें आपको याद रखना है एनेक्टेरिक कंजक्टाइवल सफ्यूजन एंड ट्रांजिएंट स्किन रैश, मतलब स्किन रैश कुछ देर के लिए रहेंगे फिर गायब हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब एक्टेरिक में आपको जैसे आपको समझ रहा है एक्टेरस क्या मतलब आंखों का पीला हो जाना, तो इसमें जॉन्डिस रहेगा, जॉन्डिस पे आपको फोकस करना है। उसके प्रोटीन प्रोटीन का लॉस होगा, हीमेचुरिया होगा, यूरिया होगा और एनयूरिया भी हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज, एआरडीएस, मायोकार्डाइटिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है कि इसमें जॉन्डिस होगा, प्रोटीनूरिया होगा, हीमेचुरिया होगा, ओलिगोरिया होगा। ये 4 चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा जो 6 नंबर का डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, स्क्रब टाइपस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको माइक्रोबायोलॉजी से भी इसको पढ़ने को मिल जाएगा, तो इसको भी आपको देखना है। इसका ऑनसेट होता है 1 to 3 वीक्स, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ये। तो इसमें आपको फीवर रहेगा, हेडेक होगा और माइल्जिया होगा। फीवर, हेडेक, माइल्जिया तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, दिमाग में आपको डेलीरियम, कन्फ्यूजन मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकता है, कफ एंड जॉन्डिस भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन में आपको इसका क्या हो सकता है, निमोनिया विद एआरडीएस लाइक प्रेजेंटेशन, हेपेटाइटिस। मतलब आपके क्वेश्चंस भी पूछते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्क्रब टाइफस। मेडिसिन वार्ड में जाएंगे आपको तो 1-2 केसेस आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आपको देखना है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी 6 हमने लगभग देखी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शॉर्ट में स्क्रब टाइपस में आपको क्या करना है, लेप्टोस्पायरोसिस में क्या है, ठीक है। और एंटेरिक फीवर की भी स्लाइड आपको फोकस कर देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में ये आपका चिकनगुनिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेन। अब जापानीज इंसेफेलाइटिस पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल बहुत देखा जा रहा है। तो इसका ऑनसेट है आपका 6 to 8 डेज, ठीक है। 6 to 8 डेज इसका ऑनसेट है विद रेंज ऑफ 4 to 15 डेज तक आपको इसको याद रखना है। अब इसमें भी क्या है ना कि आपको क्लिनिकल फीचर्स जो प्रोड्रोमल पीरियड होगा ना उसमें अलग होंगे, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स इसके हो सकते हैं और पार्किंसन लाइक एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस भी इसमें हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, फीवर होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग एंड हिमाइल्जिया। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स जो होंगे ना रेंज करेंगे आपको माइल्ड कन्फ्यूजन से लेकर कोमा तक भी आप जापानिक एन्सेफेलाइटिस में जा सकते हैं। और पार्किंसन लाइक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ट्रेमर हो सकते हैं, आपको रिजिडिटी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लगभग ये क्या डीडी क्या थी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या थी। तो ये आप देखेंगे रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस में आपको क्या देखना है कि ये आपकी हेडिंग है रेड फ्लैग साइंस इन पेशेंट्स विद AUFI इंडिकेटिंग द नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, रेफरल एंड अर्जेंट ट्रीटमेंट। ये आपको रेड फ्लैग साइंस पूछने हैं, मतलब आपके जो सीनियर्स हैं मतलब जो हॉस्पिटल में वो आपसे पूछेंगे। और ये आपको देखना है। तो उसमें क्या है, अनेबल टू स्टैंड, आपका जो पेशेंट है वो अनेबल टू स्टैंड होगा, सिट नहीं, बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है, तो आपको उसको रेफर करना है, अर्जेंट ट्रीटमेंट देना है। टेम्परेचर उसका हाइपरपायरेक्सिया, टेम्परेचर 41.5 डिग्री से होगा ऊपर और लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस होता है राइगस, तो आपको उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट करना है या रेफर कर देना है। रेस्पिरेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी रेट अगर 22 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको करना है
बीपी अगर उसका 100 mmHg से कम हो जाता है तो आपको करना है, ठीक है, उसको रेफर। न्यूरोलॉजिकल में अल्टर मेंटल सिम्टम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीसीएस स्कोर अगर लेस देन 13 है तो आपको अर्जेंट देखना है। एब्डोमिनल पेन में भी सीवियर और परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस, जॉन्डिस, पेटिशियल परप्यूरिक रैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परप्यूरिक रैश इसमें होता है, आप देख सकते हैं इसमें। जब भी किसी को हो तो आपको रेफर करना ही करना है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स और वेन्यूपंक्चर साइट्स एंड हेमिस्टेसिस एंड मेलेना, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसको एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, कंजक्टिवाइटिस, जॉन्डिस, पेटिशियल परप्यूरिक रैश, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि फीवर ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको क्या देखना है। यूआरटीआई में अगर आपका जो सेकंड क्लासिफिकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसमें आपको स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो सकती है, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकती है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, ठीक है। और आप साथ में इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए क्योंकि आपको ये बहुत यूज़ होगा। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस हो सकते हैं। उसके बाद में जब हम AUFI में आ गए तो अब हम इनका मेनली क्या देख लेते हैं कि इसमें आपको कैसे इसको मतलब डायग्नोस करने के बाद में कैसे आपको इसको ट्रीटमेंट आपको देना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी पूछते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मलेरिया के बारे में। ये सारा ऑथेंटिक डेटा है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक साइट से हमने लिया है, और इसका क्रेडिट हम उन्हीं को देते हैं। मतलब हमने कहीं से रिप्रोड्यूस नहीं किया है, बस हम तो आपको एक आसान शब्दों की भाषा में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वाइवेक्स मलेरिया है, इसमें आपको क्या करना है, फेल्सीफेरम मलेरिया और कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्या देनी है। तो वाइवेक्स जब मलेरिया हमको होगा, अगर हमने PS फॉर MP देख लिया, वाइवेक्स आ गया, तो आपको उसमें क्लोरोक्वीन यूज़ करना है 25 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से, और आप देख सकते हैं डिवाइडेड ओवर 3 डेज, ठीक है। पहले दिन हमको क्या करना है, 10 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देना है। दूसरे दिन फिर 10 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देना है ऑन डे 2, और थर्ड डे पे 5 मिलीग्राम पर kg पर डे देना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का केस है तो आपको 3 दिन उसको देना है, 25 मिलीग्राम का डोज देना है। पहले दिन आपको 10 मिलीग्राम पर kg डोज देना है डे 1, सेकेंड डे में भी आपको 10 मिलीग्राम पर kg देना है, थर्ड डे पे आपको 5 मिलीग्राम पर kg देना है। तो ये आपको 3 दिन का देना ही देना है। उसके बाद में हम आते हैं सेकंड पे, और प्राइमाक्यून यूज टू प्रिवेंट रिलैप्स बट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है आगे, उसमें आपके वाइवा जो होते हैं उसमें प्राइमाक्यून को कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है, तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स में उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। फेल्सीफेरम मलेरिया, उसमें आपको क्या करना है, आर्टिसुनेट देना है। आर्टिसुनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिसुनेट आपको देंगे 4 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, 4 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है डेली फॉर 3 डेज। प्लस इसमें आपको सल्फाडॉक्सिन भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको देना है उसमें। तो ये शॉर्ट से हैं, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप प्रोजेक्ट मतलब उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में रीड भी कर सकते हैं। और कीमोप्रोफाइलेक्सिस में आपको डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करना है, जो कि 100 मिलीग्राम डेली देना है अडल्ट में, ठीक है। 1.5 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं आप, मोर देन चिल्ड्रन जो 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें, ठीक है। ये हो गया हमारा मलेरिया के लिए कीमोप्रोफाइलेक्सिस। अब आ रहे हैं हम डेंगू के ऊपर। तो डेंगू में आपको क्या करना है, एंटीपायरेटिक्स देने हैं, ठीक है, और टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग देनी है। टेम्परेचर है जो 39 डिग्री सेल्सियस। पैरासीटामोल का डोज आपको रखना 10 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से TDS। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, आपको डेंगू में क्या है ना, रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत करनी है। बच्चे जो हैं उनमें आपको देना है 50 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, फ्लूइड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 to 6 आवर्स। और मेंटेनेंस आपको देना है उसमें, मेंटेनेंस आपको करना है उसमें 80 to 100 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो 4 से 6 घंटे में आपको क्या करना है, 50 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको उसमें आपको देना है। उसके बाद में आपको मेंटेनेंस में 80 to 100 ml पर kg के हिसाब से नेक्स्ट 24 आवर में देना है। और अडल्ट्स में तो आपको सीधा उसका गाइडलाइन 2.5 to 4 लीटर पर डे। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिहाइड्रेशन कितना करना है, तो आपको याद रखना है कि 50 ml पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको फर्स्ट 4 to 6 आवर्स में देना, और अगले 24 आवर्स में आपको 80 to 100 ml पर kg के हिसाब से मेंटेनेंस डोज भी देना है। अब एंटेरिक फीवर में क्या करना है, तो एंटेरिक फीवर में आपको ओरल अमोक्सिलिन देनी है 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से TDS 10 to 14 डेज आप दे सकते हैं। ओरल ट्राइमेथोप्रिमोसल्फोक्सामाइन
डेक्सामेथासोल भी दे सकते हैं 4 या 20 पर केजी मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप बीडी दे सकते हैं 10 से 14 दिन के लिए। चिकनगुनिया में आपको क्या करना है, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है। पेशेंट में बी ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली विद पैरासीटामोल, ठीक है। अगर पेन उनका है ना ठीक नहीं हो रहा तो आपको एनसेट्स देने हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन दे सकते हैं आप 400 मिलीग्राम टीडीएस, ठीक है। नेफ्रोक्सिन भी दे सकते हैं 250 मिलीग्राम बीडी, डाइक्लोफेनेक भी दे सकते हैं। ये सारे पेन किलर कैन बी यूज्ड है। अब आपको गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस को कम करना है, ठीक है, तो आप रेनिटिनिन भी दे सकते हैं 150 मिलीग्राम बीडी, ठीक है। जो हमारे H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और उल्टी वगैरह हो रही तो आप ओमिप्राजोल ये सब भी, उनको पेंटाप्राजोल ये सब दे सकते हैं, डीएसआर वगैरह। अब लेप्टोस्पायरोसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके आपको क्लिनिकल सिम्टम्स भी याद रखने हैं और इसका मैनेजमेंट भी देखना है। तो इसके अडल्ट में आपको क्या करना है, डॉक्सीसाइकिल देना है 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनमें आपको देना है एम्पिसिलिन का कैप्सूल, जो कि है 500 मिलीग्राम का। चिल्ड्रन लेस देन 8 आवर्स में आपको अमोक्सिलिन देना है, ठीक है। और कीमोप्रोफाइलेक्सिस में भी आपको डॉक्सीसाइक्लिन देना है 200 mg। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और लास्ट में आता है हमारा जैपनीज इंसेफेलाइटिस। इसमें भी आपको पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देना है और उसको डाइल्यूट करके देना है इन 50 ml सलाइन। एस रिटेंशन एनीमा देना है। ओरल सिरप भी दे सकते हैं आप। और सपोर्टिव एयरवे मैनेजमेंट तो आपको करना ही करना है। सीजर के लिए सीजर कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ रेस्ड आईसीटी, ये सब आपको देखना ही देखना है। स्क्रब टाइपस में आपको डॉक्सीसाइक्लिन देना है 7 दिन के लिए। अजिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल एस अल्टरनेटिव चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जब भी आप इसको देखेंगे फिर से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि किसमें क्या ट्रीटमेंट था। डेंगू में एंटीपायरेटिक देना है, उसका फ्लूइड मेंटेनेंस देना है 50 ml पर केजी आपको फर्स्ट 4 to 6 आवर में देना है। मेंटेनेंस आपको 80 to 100 ml देना है। उसके बाद एंटेरिक फीवर में अमोक्सिसिलिन देना है। उसके बाद में चिकनगुनिया में आपको सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है। अगर आपका पेन नहीं ठीक हो रहा तो आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब आपको देने हैं। उसके बाद में लेप्टोस्पायरोसिस में आपको ये सब करना है। तो जब भी आप इस पूरे लेक्चर को फिर से देखेंगे कि क्या हमारा फीवर है, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में क्या आ रहा है, AUFI में क्या आ रहा है, AFI में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उन सभी के लिए, और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो और फील्ड्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वो उनको भी ये वीडियोज़ काफ़ी लाभदायक रहेंगे। तो ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।